देखें लास्ट में आपने देखा था हेनरी के नियम तक हम पहुंच गए थे सेकंड चैप्टर में। अब अपना जो नया टॉपिक इसमें दिया गया है, कुछ परिभाषाएं देखते हैं, परिभाषाओं के बाद में फिर हम देखेंगे आगे के नए टॉपिक। परिभाषाओं के रूप में यदि हम देखें तो पहली डेफिनेशन हम यहाँ पर देखेंगे किसकी हो जाएगी, वाष्प दाब की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, वाष्प दाब। यहाँ पे आपका नाम से ही स्पष्ट है, वाष्प के द्वारा क्या लगाया जाएगा, दाब आरोपित किया जाएगा, यानी दाब को क्या किया जाएगा, लगाया जाएगा। तो हमारी परिभाषा बनेगी यहाँ पर वाष्प दाब में हम लिखेंगे कि द्रव की जो सतह होती है, मान के चलिए यहाँ पे हम एक पात्र ले लेते हैं, इस पात्र में किसको रख देते हैं, द्रव को रख देते हैं या द्रव को भर दिया जाता है। तो जो द्रव का जो ऊपरी जो सिरा रहेगा, इसे हम द्रव की क्या कहेंगे, सतह कहेंगे। द्रव की क्या कहेंगे, सतह। तो इस द्रव के द्वारा इस द्रव की सतह पर क्या लगाया जाता है, दाब लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, दाब। तो द्रव की सतह पर जो दाब लगाया जाएगा वो किसके द्वारा लगाया जाएगा, वाष्प के द्वारा लगाया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि द्रव की सतह पर वाष्प के अणुओं के द्वारा जो दाब क्या किया जाता है, आरोपित किया जाता है। जो दाब क्या किया जाता है, आरोपित किया जाता है, उस दाब को ही हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्प दाब। परिभाषा बहुत ही इजी है, केवल हमें यह देखना है कि कोई द्रव है, द्रव में नीचे से द्रव कैसा हो रहा है, वाष्प बन रहा है, यानी हम पानी को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। जैसे ही आप पानी को गर्म करेंगे तो नीचे से बुलबुले टाइप के ऊपर निकलते हुए दिखाई देते हैं। वही बुलबुले किसके होते हैं, वाष्प के होते हैं। और जो पानी का जो ऊपरी सतह होती है, उस पानी की ऊपरी सतह के ऊपर उनके द्वारा क्या किया जाता है, दाब आरोपित किया जाता है। तो इस प्रकार के दाब को हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि द्रव की सतह पर वाष्प के अणुओं के द्वारा जो दाब आरोपित किया जाता है, उस दाब को ही हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। या आपकी वाष्प दाब की क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी। इसके पश्चात इसी से संबंधित हमें क्या देखना है, वाष्प दाब तो हमने देख लिया कि चलो वाष्प दाब है। अब इस वाष्प दाब में हमें क्या देखना है, अवनमन देखना है। वाष्प दाब में आप क्या देखेंगे, अवनमन। इसी शब्द को ही समझना है केवल। अवनमन यानी क्या कहलाता है, किसी चीज में कमी हो जाना। अवनमन यानी क्या होता है, किसी चीज में कमी होना ही क्या कहलाता है, अवनमन। दो बिंदु यहाँ पे आपको समझना है, जिससे हमारे दो टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। एक तो होता है अवनमन और एक होता है उन्नयन। अवनमन यानी किसी चीज में कमी होना, और उन्नयन नाम से स्पष्ट, उन्नयन यानी वृद्धि हो जाना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं वाष्प दाब में क्या देख रहे हैं, अवनमन, यानी वाष्प दाब में क्या होगी, कमी। कमी कब होगी, हम पानी को गर्म कर रहे हैं, अब उसके वाष्प के द्वारा उस पानी यानी द्रव की सतह पर क्या लगाया जा रहा है, दाब लगाया जा रहा है, जिसको हमने नाम क्या दे दिया, वाष्प दाब दे दिया। अब पानी गर्म हो रहा था, इतने में हमने क्या किया, उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दिया। क्या डाल दिया, थोड़ा सा ठंडा पानी। तो अब जो पानी उबल रहा था उसकी मात्रा कैसे हो जाएगी, कम। उबलना कम हो जाएगा, और जब उबलना कम हो जाएगा तो जो वाष्प के जो कण द्रव की सतह पर दाब लगा रहे थे वो कैसा लगाएंगे, कम। क्योंकि जब उबलना कम हो जाएगा तो कम द्रव जो वाष्प होगी वो कम ऊपर की ओर निकलेगी, और जब कम निकलेगी तो जो दाब लगेगा वो भी कैसा लगेगा, कम। इस क्रिया को ही आप क्या कहते हैं, वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्प दाब में अवनमन। तो जब किसी द्रव में कोई आवासशील विलेय मिला दिया जाता है, माने जरूरी नहीं है कि हम पानी को ही मिला दें, हम किसी उसमें घुलने वाली वस्तु को भी मिला सकते हैं, तो भी प्रोसेस सेम टू सेम ही होने वाली है। यदि कोई चीज़ उबल रही है और यदि अपन उसमें कोई विलेय मिला देते हैं, उसके सामने एक शब्द लगा है, विलेय कैसा होना चाहिए, आवाष्पशील। माने विलेय वाष्प तो नहीं हो रहा है, आवाष्पशील है। आवाष्पशील विलेय जैसे ही आप मिला देते हैं तो उसके वाष्प दाब में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और वाष्प दाब में कमी को ही हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्प दाब में अवनमन। इसी में एक और शब्द कभी कभी जोड़ दिया जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो पहले हमने देखा वाष्प दाब यानी द्रव की सतह पर
वाष्प के अणुओं के द्वारा या वाष्प के द्वारा आरोपित दाब को हम क्या कह रहे थे, वाष्प दाब। अब जब उसमें क्या कह दिया जाता है, जब किसी द्रव में कोई आवासशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है तो जो अणुओं के जो वाष्प दाब होता है उसमें क्या हो जाती है, कमी। कमी को हम क्या कहने लगे, वाष्प दाब में अवनमन। अब इसी के साथ एक हमने नया शब्द ऐड कर दिया है, आपेक्षिक। तो अब इसको हम क्या कहेंगे, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। माने द्रव के वाष्प दाब में जो कमी होती है, कितनी कमी हुई है, द्रव के वाष्प दाब में कमी उसमें डाले गए विलेय या विलायक की मात्रा के ऊपर डिपेंड करती है। माने आप उसमें अलग से जो विलेय मिला रहे हैं जिसके कारण कमी हो रही है, वो विलेय की मात्रा कितनी है। या फिर यदि हम विलायक के रूप में मान के चलो पानी गर्म कर रहे हैं, उसमें हमने 1 गिलास ठंडा पानी मिलाया या 1 गिलास की जगह हमने आधा गिलास ठंडा पानी मिलाया, तो गिलास की मात्रा के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना आप उसमें पानी मिलाते हैं। तो द्रव जो आपका होता है, द्रव के वाष्प दाब में जो कमी होती है उसमें डाले गए विलेय या विलायक की मात्रा के ऊपर क्या कहती है, डिपेंड करती है। अर्थात वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो आपका होता है, ये आपेक्षिक अवनमन किसके ऊपर निर्भर करता है, विलेय या फिर विलायक की मात्रा के ऊपर डिपेंड होता है। किसके ऊपर निर्भर करता है, विलेय या विलायक की मात्रा के ऊपर, दोनों की आपेक्षिक मात्राओं के ऊपर निर्भर करता है। माने किसकी मात्रा कितनी है, ज़्यादा है कि कम है, विलेय और विलायक दोनों की आपेक्षिक मात्राओं के ऊपर क्या करता है, निर्भर करता है। आपेक्षिक मात्राओं पर निर्भर करता है, इसी कारण इसे हम वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। विलेय और विलायक की आपेक्षिक मात्रा के ऊपर डिपेंड होने के कारण ही इसको हम वाष्प दाब में क्या कहते हैं, आपेक्षिक अवनमन। केवल एक ही शब्द ऐड किया गया है कि जो आपका जो वाष्प दाब में जो कमी होती है वो कमी विलेय या विलायक की मात्रा के ऊपर डिपेंड करती है। अब विलेय या विलायक की आपेक्षिक मात्रा के ऊपर निर्भर करती है, इस कारण इसको क्या कहा जाता है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहा जाता है। ये हो जाती है इसकी डेफिनेशन। अब जो वाष्प दाब में अवनमन होता है, मान के चलिए हमें वाष्प दाब में अवनमन कितना हुआ है, यदि हमें इसकी क्या करनी हो, गणना करनी हो, इसका मान निकालना हो, तो इसके लिए हमें एक नियम की आवश्यकता होती है जिसे हम क्या कहते हैं, राउल्ट का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, राउल्ट का नियम। तो अब आगे हम राउल्ट का नियम भी देखने वाले इसमें। तो ये आपकी तीसरी हेडिंग हो जाएगी। तीसरे में हमने क्या देखा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अगली जो हमारी डेफिनेशन होती है, इसमें हमें क्या देखना होता है, अणु संख्यक गुणधर्म देखना है। अगली डेफिनेशन हमारी किसकी हो जाएगी, अणु संख्यक गुणधर्म की। अब यहाँ पे आप समझेंगे अणु संख्यक गुणधर्म है क्या। तो एक तो यहाँ पे अणु संख्यक माने कहीं ना कहीं संख्या की बात की जा रही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे विलयनों के बेगुण, माने अब जो अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक चल रहा है, ये किसके अंतर्गत चल रहा है, आपका विलयन के अंतर्गत चल रहा है। तो विलयनों के बेगुण धर्म जो कणों की संख्या के ऊपर निर्भर करते हैं, स्पष्ट कहा गया है अणु संख्यक गुणधर्म, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या आ जाएगी, आपकी संख्या आ जाएगी। तो विलयनों के बेगुण धर्म जो किसके ऊपर डिपेंडेबल होते हैं, कणों की संख्या के ऊपर निर्भर करते हैं। किसके ऊपर निर्भर करते हैं, कणों की संख्या के ऊपर निर्भर करते हैं, ना कि विलेय की प्रकृति पर। माने हमें क्या देखना है, कणों की संख्या देखनी है। किसकी संख्या देखनी है, कणों की संख्या। अब विलेय की प्रकृति कैसी है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो विलयनों के बेगुण धर्म जो कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, ऐसे गुणधर्म को ही हम क्या कहते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। ये तो हो गई हमारी अणुसंख्यक गुणधर्म की परिभाषा। अब यदि हम देखें अणुसंख्यक गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे आप सामान्यता देखेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हो जाएंगे, 4। सबसे पहला जो आपका होता है, जैसे हमने सबसे पहले अभी डेफिनेशन किसकी देखी, वाष्प दाब की देखी। ये भी एक प्रकार का क्या होता है, अणुसंख्यक गुणधर्म होता है, क्योंकि वाष्प के कितने अणु हैं जो वाष्पित हो रहे हैं और द्रव की सतह पर क्या कर रहे हैं, दाब को आरोपित कर रहे हैं, तो वो उनके कणों की संख्या के ऊपर निर्भर करता है। इस कारण ये आपका क्या हो जाएगा, एक प्रकार का अणुसंख्यक गुणधर्म। तो वाष्प दाब एक प्रकार का क्या हो जाएगा, अणुसंख्यक गुणधर्म। लेकिन वाष्प दाब में अपन ने पढ़ा क्या था, वाष्प दाब में 2 चीजें पढ़ी। एक तो हमने वाष्प दाब में अवनमन देखा, तो वाष्प दाब में अवनमन ये आपका पहला बिंदु हो जाएगा, और दूसरे में हम इसी के साथ क्या जोड़ देंगे, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब में अवनमन जो होता है,
अब उसके साथ यदि अपन देखते हैं तो अवनमन के साथ हमने क्या देखा था, आपेक्षिक अवनमन। यानी पहले हमने डेफिनेशन वाष्प दाब की देखी, फिर वाष्प दाब में अवनमन और फिर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो टोटल यदि हम मिला के देखें तो यहाँ से हमारा एक बिंदु तैयार होता है। अणुसंख्यक गुणधर्म किसके ऊपर डिपेंड होता है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के ऊपर। ये टोटल एक ही बिंदु है। इसके पश्चात यहाँ पे हमें देखना है दूसरा बिंदु। तो जो दूसरा बिंदु होता है ये आपका किसके ऊपर डिपेंड होता है, परासरण दाब के ऊपर निर्भर रहता है। किसके ऊपर निर्भर रहता है, परासरण दाब। अभी हम आगे क्रिया देखेंगे। परासरण दाब की पूरी क्रिया आपको समझनी है। परासरण दाब क्या है, कैसे लगता है, किस विधि के द्वारा इसका मापन किया जाता है। तो दूसरा अपना अणुसंख्यक गुणधर्म कौन सा हो गया, परासरण दाब हो गया। इसके बाद यदि हम तीसरे को देखेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे तीसरा बिंदु हो जाएगा आपका क्वथनांक। क्वथनांक में क्या होता है, उन्नयन होता है। और उन्नयन यानी क्या कहलाता है, वृद्धि। उन्नयन यानी क्या हो जाएगा, वृद्धि। और अगला हो जाएगा हमारा चौथा और लास्ट अणुसंख्यक गुणधर्म, इसको हम क्या कहते हैं, हेमांक में क्या हो जाएगा, अवनमन हो जाएगा। अवनमन यानी क्या होती है, कमी। तो यहाँ पे हमने अणुसंख्यक गुणधर्म देखे। अणुसंख्यक गुणधर्म आपके 4 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका परासरण दाब हो जाएगा, एक वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, क्वथनांक में उन्नयन, और चौथा हो जाएगा हमारा हेमांक में अवनमन। ये 4 चीजें आपकी किसके अंतर्गत आती हैं, अणुसंख्यक गुणधर्मों के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा यदि हम आगे देखते हैं तो अपना जो नया टॉपिक स्टार्ट होता है, यहाँ पे हमें पढ़ना है राउल्ट का नियम। कौन सा नियम हो जाएगा, राउल्ट का नियम हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि राउल्ट का नियम कहता क्या है। इस नियम की क्या देखेंगे, परिभाषा। राउल्ट के नियम के अनुसार यदि देखें तो इस नियम के अनुसार, चूंकि ये जो नियम होता है ये किसको बेस मान करके बनाया गया, स्थिर ताप को। यानी जो टेम्परेचर है ये आपका कैसा होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। हेनरी के नियम में भी आपने देखा था, हेनरी का जो नियम था उसमें भी टेम्परेचर कैसा था, स्थिर था। और जो अपना राउल्ट का नियम है इसमें भी जो टेम्परेचर लिया गया है ये कैसा लिया गया, स्थिर। माने ताप कैसा होता है, स्थिर होता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे स्थिर ताप पर किसी आवाष्पशील विलेय, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो विलेय पदार्थ लिया गया है, विलेय पदार्थ की जो प्रकृति है ये कैसी है, आवाष्पशील है। आवाष्पशील समझ रहे, यानी वो पदार्थ आपका वाष्पित अवस्था में नहीं है। किस अवस्था में नहीं है, वाष्पित अवस्था में नहीं है। वाष्पित अवस्था में जो पदार्थ नहीं होता है उसको हम क्या मान लेते हैं, अवाष्पशील। इसके नाम से स्पष्ट होता है अवाष्पशील। यदि वाष्पित अवस्था में होता तो उसको हम क्या कहते हैं, वाष्पशील। और ये वाष्पित अवस्था में नहीं होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, अवाष्पशील कहेंगे। तो राउल्ट का कहना था कि स्थिर ताप पर, यानी टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब। माने विलेय तो है, विलेय कैसा लिया गया, अवाष्पशील लिया गया है। फिर उस अवाष्पशील विलेय से किसको बनाया गया है, विलयन को बनाया गया है। तो अब उस आवाष्पशील विलयन का हमें क्या देखना है, वाष्प दाब देखना है। तो इन्होंने कहा था कि स्थिर ताप पर किसी आवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का जो वाष्प दाब होता है, किसका वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। विलयन के वाष्प दाब को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, PA से प्रदर्शित करते हैं। किससे करेंगे, PA से। ये चीज़ अच्छे से याद होनी चाहिए, आपको सवाल में बताई गई थी। विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो आपका क्या हो जाएगा, PA। इसके बाद यदि आप देखें तो विलयन में उपस्थित विलायक के मोल प्रभाज, विलायक के लिए A लिया गया है और मोल प्रभाज के लिए क्या लिखा है, X लिखा है। तो विलायक के मोल प्रभाज को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, XA से। तो विलयन में उपस्थित विलायक के मोल प्रभाज के कैसा होता है, समानुपाती होता है। केवल राउल्ट का नियम इन 2 शब्दों से मिलकर बना है। इनने कहा था स्थिर ताप पर किसी आवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो विलयन में उपस्थित विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अर्थात क्या हो जाएगा, PA समानुपाती XA, जहाँ पर PA क्या हो जाएगा, विलयन का वाष्प दाब, और XA क्या हो जाएगा, विलायक का मोल प्रभाज।
क्या हो जाएगा, विलायक का मूल प्रभाज। अब यहाँ से हमें किसको हटाना है, समानुपाती के चिन्ह को हटाना है, तो PA बराबर। अब जब भी हम क्या कहते हैं समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो किसी ना किसी नियतांक का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम नियतांक के रूप में किसको लगाएंगे, K को, और ये हमारा XA का क्या रहेगा, XA। याद रखें ये जो XA है, ये जो A है ये बेस के रूप में चल रहा है, और यहाँ पे भी जो आपका ये दिया गया ये भी बेस के ही रूप में चल रहा है। इसको अपन ने क्या मान लिया, समीकरण नंबर 1। माने समानुपाती का चिन्ह हटाया तो किसको लगा दिया, K को। K एक क्या होता है, नियतांक या स्थिरांक होता है। अब यदि यहाँ पे हम ले अपन यदि यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमने विलायक लिया है, इस विलायक को हम कैसा ले लेते हैं, शुद्ध ले लेते हैं। कैसा ले लेते हैं, शुद्ध। तो यहाँ पे कंडीशन अप्लाई हो जाती है शुद्ध विलायक के लिए। किसके लिए, शुद्ध विलायक के लिए। एक तो आपका देखना शुद्ध विलायक, विलायक यानी शुद्ध विलायक का जो मूल प्रभाज होता है वो कितना होता है, 1 होता है। कंडीशन लगा दी शुद्ध विलायक के लिए। फिर हमें यह मालूम होना चाहिए कि शुद्ध विलायक का जो मूल प्रभाज होगा वो कितना होगा, 1 होगा। और यहाँ पे साथ में अपन लिखेंगे कि जो विलयन का जो वाष्प दाब होगा, विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो विलायक के वाष्प दाब के कैसा होगा, बराबर होगा। विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर होगा। PA यानी विलयन का वाष्प दाब, P की पावर 0A यानी विलायक का वाष्प दाब। ये कंडीशन हमारी किसके लिए अप्लाई हुई है, शुद्ध विलायक के लिए। तो यहाँ पे आपको 2 मान रखने पड़ेंगे। XA का मान कितना रख देंगे आप, 1, और PA का मान कितना रख देंगे, P की पावर 0A। समीकरण 1 में यहाँ पे आप मान रखते हैं तो समीकरण 1 में क्या दिया गया है, PA दिया गया है। तो PA की जगह हम क्या लिख देंगे, P0A लिख देंगे। यहाँ पे आप देखते हैं जो समीकरण जो हमारा 1 दिया गया है, समीकरण 1 में PA दिया गया था, तो PA की जगह हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर, P0A बराबर K का मान, K का K हो जाएगा। अब इंटू XA का मान कितना रखना, 1, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं, 1 का गुणा करेंगे तो यही आएगा। तो ये मान लीजिए अपन ने किसका मान निकाल लिया, K का मान निकाल लिया। माने P की पावर 0A बराबर क्या निकाला या K, यानी K का मान प्राप्त हो गया। अब ये K का मान हम उठा करके कहाँ पे रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं समीकरण 1 में क्या रखने पर, मान रखने पर किसका मान रख दिया जाएगा, K का। तो समीकरण 1 में जहाँ पर K लिखा है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, P की पावर 0 यानी P0A लिख देंगे। तो यहाँ पे यदि आप मान रखते हैं तो PA का क्या हो जाएगा, PA हो जाएगा बराबर। इसके बाद K का क्या हो जाएगा, K का मान क्या रख देंगे, P0A, और इनटू में हमारा क्या दिया गया, XA का XA। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। जो समीकरण नंबर 3 निकला है इसे हम क्या कहते हैं, राउल्ट का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, राउल्ट का नियम। अभी ये केवल राउल्ट का नियम पूछा गया है, इसमें राउल्ट का ये नियम निकला है। अभी हमें निकालना है राउल्ट के नियम का गणितीय रूप। तो यहाँ पर हम आगे की ओर यदि देखेंगे तो समीकरण 3 के बाद किसकी गणना करेंगे, गणितीय रूप की गणना करेंगे। और गणितीय रूप के लिए यहाँ पे आपको देखना है विलयन के लिए निकालेंगे। विलयन में ही चल रही है सेकंड चैप्टर, तो अपना टोटल विलयन के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर फिर से हमारी कंडीशन अप्लाई होती है विलयन के लिए राउल्ट के नियम से। चलिए ठीक है, हमने राउल्ट का नियम लिख लिया कि क्या होता है, PA बराबर P की पावर 0 इंटू X। ये राउल्ट का नियम हो गया। इसके बाद हमने देखा किसके लिए, विलयन के लिए। तो विलयन के लिए यदि हम देखते हैं तो विलायक का मूल प्रभाज, विलायक का मूल प्रभाज धन विलय का मूल प्रभाज कितना होता है, 1 होता है। विलायक के मूल प्रभाज और विलय के मूल प्रभाज का जो योग होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ये किसके लिए, विलयन के लिए। अब हमें चूंकि समीकरण 3 में किसके मान की आवश्यकता है, XA के मान की आवश्यकता है। तो यहाँ पे हम XA का जब मान निकालेंगे तो XB का क्या कर देंगे, पक्षांतर कह देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, XA बराबर में 1 तो पहले से ही प्रेजेंट था, XB का पक्षांतर हो जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा, अपना XB हो जाएगा। XA का मान निकाल लिया। ये XA का मान कहाँ पे पुट कर देंगे आप, समीकरण नंबर 3 में। समीकरण जो हमें 3 दिया गया है, PA बराबर P की पावर 0A इंटू XA, वहाँ पर हम XA की जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस XB। तो यहाँ पे अब हम मान को रखते हैं। तो समीकरण 3 अपना क्या था, PA
बराबर P0A इंटू में क्या था XA। तो यहाँ पर XA का मान हमने क्या निकाला 1 माइनस के XB। ये किसका मान निकाल लिया XA का। अब P की पावर 0A का दोनों के साथ क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो PA का क्या हो जाएगा PA बराबर में क्या हो जाएगा आपका P0A का गुणा 1 में होगा तो P0A ही रहेगा माइनस इसके साथ गुणा होगा तो इनटू में आ जाएगा। तो इसको अपन क्या लिख देंगे P0A इनटू में क्या हो जाएगा XB। ये हो गया। अब P0A XB को लाइए इस साइड और PA को ले जाइए उस साइड। तो ये माइनस में इस साइड प्लस में हो जाएगा। P0A इंटू XB बराबर P0A माइनस में क्या पहुंच जाएगा PA। ये पहुंच गया। अब हमें मान किसका निकालना है मान आपको निकालना है XB का। किसका निकालना है XB का। तो P0A को इस साइड ले जाएंगे तो इनटू में कहाँ पे पहुंच जाएंगे बटे में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका XB बराबर P0A माइनस PA अपॉन में हो जाएगा P0A। ये निकल आएगा आपका राउल्ट के नियम का कौन सा रूप हो जाएगा गणितीय रूप हो जाएगा। बीच में कंडीशन अप्लाई हो रही थी एक जगह शुद्ध विलायक की और एक जगह विलयन के लिए। तो वो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अब इसकी यदि आप भाषा लिखते हैं तो यहाँ पर जो आपका XB है XB क्या हो जाएगा विलय का मोल प्रभाज। B यानी विलय और A यानी विलायक तो विलय का मोल प्रभाज और बराबर में जो आपको P की पावर 0A माइनस PA अपॉन P की पावर 0A। ये जो मान दिया गया ये किसको शो करता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को प्रदर्शित करता है। किसको कहता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो हम कह सकते हैं कि राउल्ट के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी आवाष्पशील विलययुक्त विलयन का जो वाष्प दाब होता है वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन होता है वो विलय के मूल प्रभाज के कैसा होता है बराबर होता है। परिभाषा बन जाएगी नहीं। इसमें भी जो आपका टेम्परेचर है यानी जो T है ये कैसा रहेगा स्थिर रहेगा। चलिए इसको मान लेते हैं आप समीकरण नंबर 4। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। एक तो राउल्ट का नियम क्या है फिर बनता है राउल्ट के नियम का गणितीय रूप उसके बाद है विलय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए। तो इसके बाद यदि हम आगे की ओर चलते हैं तो यहाँ से अब हमें देखना है वाष्प दाब में अवनमन की सहायता से विलय पदार्थ का क्या निकालना है आणविक द्रव्यमान। देखना विलय यानी B आणविक द्रव्यमान यानी M। तो विलय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान को आप किससे प्रदर्शित करेंगे MB से। जो B रहेगा वो किसके रूप में रहेगा बेस के रूप में रहेगा। तो अब यहाँ पे आप निकालने वाले हैं वाष्प दाब में अवनमन की सहायता से विलय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान। इसके लिए सबसे पहले तो हमें पुराने वाले समीकरण की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे हम समीकरण जो अभी अपन ने निकाला है समीकरण को लिख लेते हैं XB बराबर P की पावर 0A माइनस PA अपॉन में P की पावर 0A। ये अपन ने निकाल लिया। इसके पश्चात कुछ परिभाषाएं यहाँ पे हमें समझनी पड़ेंगी। मान के चलिए माना WA ग्राम A के लिए क्या लिखा जाएगा विलायक। A के लिए क्या लिखा जाएगा विलायक। तो हम मान रहे हैं कि WA ग्राम क्या है विलायक है। उसमें हम किसको घोल रहे हैं WB ग्राम विलय घोल रहे हैं। विलायक के लिए A और विलय के लिए B। तो हमने मात्रा कितने लिए विलायक की WA। माना WA क्या है ग्राम विलायक है जिसमें क्या कर दिया गया है WB क्या किया गया है विलय को घोला गया है। जिनके आणविक द्रव्यमान अब विलायक का यदि आणविक द्रव्यमान लिखेंगे तो क्या होगा Ma और विलय का आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा M। ये इनके क्या हो जाएंगे क्रमशः आणविक द्रव्यमान हो जाएंगे। अब हमें यहाँ पर निकालनी है मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं विलायक के लिए। तो विलायक के मोलों की संख्या किसकी संख्या मोलों की संख्या। अब देखिए यहाँ पे आपको फोकस करना एक तो विलायक के लिए संख्या निकाल ली गई है। विलायक के मोलों की क्या निकाली गई है संख्या। तो संख्या यानी N और विलायक के लिए इसके साथ क्या लगा देंगे A।
तो विलायक के मोलों की जो संख्या रहेगी ये आपकी क्या रहेगी, WA अपॉन में क्या हो जाएगा, MA। कितने पदार्थ में आप घोल रहे हैं उसका आणविक द्रव्यमान कितना है, दोनों का जो अनुपात होता है वही किसको प्रदर्शित करता है, विलायक के मोलों की संख्या को। विलायक के मोलों की संख्या Na बराबर WA अपॉन में क्या हो जाएगा, MA। अब यदि आप विलेय के मोलों की संख्या को इसी के आधार पर लिखेंगे तो विलेय के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, विलेय के मोलों की संख्या हो जाएगी हमारी NB बराबर में क्या हो जाएगा, WB बटे में क्या हो जाएगा, MB हो जाएगा। ये किसकी संख्या निकल आएगी, विलेय के मोलों की संख्या। अब हमें निकालना है विलेय का मोल प्रभाज। ये संख्या समझ में आ गई। अब आप इसकी सहायता से निकालेंगे विलेय का मोल प्रभाज। किसका मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज। अब देखना मोल प्रभाज को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, X से, ठीक है। और किसके लिए निकाल रहे हैं, विलेय के लिए, यानी इसके साथ क्या लगा देंगे, B। तो विलेय का मोल प्रभाज बराबर सूत्र होता है, यदि आप विलेय का मोल प्रभाज निकालेंगे तो विलेय का मोल प्रभाज बराबर आपका होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय धन विलायक के मोलों की संख्या। और यदि विलायक के मोलों की संख्या निकालते हैं तो विलायक का मोल प्रभाज निकालते हैं तो विलायक का मोल प्रभाज बराबर होता है विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन और विलेय धन विलायक के मोलों की संख्या। यानी कहने का मतलब है ऊपर जिसका मोल प्रभाज आप निकालते हैं वो संख्या तो रहती है उसके ऊपर, और टोटल नीचे क्या होता है, विलयन होता है। विलेय और विलायक दोनों को साथ में लेंगे तो विलयन बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, विलेय का मोल प्रभाज। तो ऊपर विलेय के मोलों की संख्या यानी क्या हो जाएगा, NB बटे नीचे विलेय के मोलों की संख्या भी और विलायक के मोलों की भी संख्या। नीचे आप दोनों का ही मान लिख देंगे, विलायक को अपन पहले लिखेंगे और फिर इसमें विलेय मिला दिया जाता है तो साथ में क्या हो जाएगा, NB। माने जिसका मोल प्रभाज निकालेंगे उसके मोलों की संख्या ऊपर रहेगी और बाकी नीचे सेम ही रहता है। तो अपन ने यहाँ पर देखा विलेय का मोल प्रभाज XB बराबर NB अपॉन में NA प्लस NB। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, NB और NA के मान को रखना है। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, मान को रखेंगे। तो अभी अपन ने थोड़े ही समय पहले दोनों के क्या किए हैं, मान निकाले हैं। तो XB बराबर NB का मान, NB यानी WB बटे MB अपॉन NA का मान माने WA अपॉन में क्या हो जाएगा, MA प्लस किसका मान रख देंगे आप, NB का मान क्या हो जाएगा, WB बटे क्या हो जाएगा, MB। इतना समझ में आया। इसके बाद एक कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है, या तो आप कंडीशन यहीं पे लगा दें या फिर इसको मान लें समीकरण नंबर 2 या अगला समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। अभी XA का मान अपन ने निकाला था, XA के मान में XB का मान निकाला था। XB का मान ये हो जाएगा, XB का मान ये दिया गया है। XB का मान क्या है, P की पावर 0a माइनस PA बटे P की पावर 0a, ये XB का मान हो जाएगा। और लास्ट में फिर से अपन समीकरण नंबर 4 मान लेंगे और फिर से XB का मान निकाल लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, XB का मान हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे अपन समीकरण उसको मान लेते हैं समीकरण 4, इसको समीकरण 5। तो यहाँ पे अब आप लिखेंगे समीकरण 4 व समीकरण 5 से। तो समीकरण 4 यानी XB का मान, XB के मान में क्या निकाला गया था, XB के मान में अपन ने निकाला P की पावर 0a माइनस PA अपॉन में P की पावर 0a बराबर। अब यहाँ पे जो XB का मान निकाला गया, ये जो XB का मान निकाला गया ये पूरा यहाँ पे लिख देंगे आप। तो यहाँ पे इसके इक्वल में आप लिखेंगे क्या हो जाएगा, WB बटे MB बटे में हो जाएगा WA बटे MA प्लस में हो जाएगा WB बटे में क्या हो जाएगा, MB। इतना समझ में आया। केवल समीकरण 4 और 5 XB के मान दोनों में ही निकले थे तो दोनों को हमने क्या किया, बराबर कर दिया। दोनों को मान बराबर करने पर हमें ये प्राप्त हो गया। यहाँ पर एक कंडीशन आपकी अप्लाई होती है, जो विलयन हमें लेना है, कौन से लेना है, तनु विलयन लेना है। कौन से विलयन लेना है, तनु विलयन।
तो तनु विलयनों के लिए होता क्या है, तनु विलयनों के लिए यदि हम देखें तो जो WB/MB का जो मान है, कौन से विलयनों के लिए, तनु विलयनों के लिए, तनु विलयनों के लिए WB/MB का मान WA/MA की तुलना में नगण्य होता है। समझ रहे बात क्या कह रहे, विलयन तनु है माने विलयन पतला है, विलयन पतला है माने विलय की मात्रा कम है, कम है माने विलय की मात्रा नगण्य है। तो वही तो यहाँ पे कहा गया है, बी यानी विलय और ए यानी विलायक। तो यहाँ पे कंडीशन लग गई तनु विलयन के लिए, तनु विलयन के लिए जब विलय की मात्रा कम रहेगी तो अपन ने उसको नगण्य मान लिया। तो WB/MB का जो मान रहेगा ये WA/MA की तुलना में नगण्य रहेगा। ऊपर नहीं जाना है, केवल यही की बात, विलयन तो यही बना है, ऊपर थोड़ी विलयन बना है, विलयन तो नीचे है। तो WB/MB का मान कैसा होता है, नगण्य। और जो चीज़ नगण्य होती है उसे हम अगले स्टेप में छोड़ देंगे। तो अब हम यहाँ पे बाकी का जो मान है अपना, बाकी के मान को यहाँ पे लिखते हैं। क्या आएगा, P0A माइनस PA अपॉन में क्या हो जाएगा, P0A बराबर में क्या था, WB/MB बटे में WA/MA, यही कंडीशन रहेगी। अभी तक अपन पढ़ते आए हैं बराबर बराबर होने के कारण क्या होता है, बाहर वाली संख्या का गुणा हो जाता है और अंदर वाली संख्या का, बटे के बटे में होने के कारण बाहर वाली संख्या का गुणा हो जाता है और अंदर वाली संख्या का गुणा। तो इतने को तो पहले हम सेम ही लिखेंगे। तो यहाँ पे जब आप लिखेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, P0A माइनस PA अपॉन में P0A बराबर, पहले इसी को लिख देते हैं, WB/MB गुणे, अब MA कहाँ चले जाएंगे, छत पर चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। तो MA बटे में क्या हो जाएगा, WA। ये निकल आया अपना आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने का व्यंजक। माने राउल्ट का नियम 3 प्रकार से पूछा जा सकता है। राउल्ट का नियम क्या है, राउल्ट के नियम का गणितीय रूप निकालिए। यहाँ पे पूछा जा सकता है आपका कि वाष्प दाब में अवनमन की जो सहायता होती है, वाष्प दाब में अवनमन की सहायता से विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो इसकी सहायता से अपन ने फॉर्मूले भी सवाल भी सॉल्व किए हैं। समझ में आ गया सूत्र कहाँ से आया था। इसके आगे की ओर चलते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं आप। अगले टॉपिक के रूप में यहाँ पे आपको पढ़ना है, 2 चीज़ें यहाँ पे आपको एक साथ बताई गई थी। एक तो यहाँ पे हम सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं क्वथनांक की। वैसे तो आपको आती होगी लेकिन कुछ लोगों को नहीं आती होगी। तो अगली डेफिनेशन हमें क्वथनांक और हिमांक, 2 चीज़ों की परिभाषा देखनी है। क्वथनांक यानी किसी चीज़ का उबलना, बॉइलिंग यानी होता है उबलना, यानी किसी द्रव का वह ताप। हमने क्या किया, जल को गर्म करने के लिए रख दिया, तो जैसे ही आप उसको गर्म कहते हैं तो लगभग नहीं होता ही है 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो जल होता है वो वाष्प बनना यानी उबलना तो पहले ही हो जाता है, वाष्प बनना प्रारंभ हो जाता है। तो जो जल का जो क्वथनांक होता है वो कितना मान लिया जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस मान लिया जाता है। तो हम कह सकते हैं किसी द्रव का वह ताप जिस पर वह वाष्प अवस्था में आ जाए, उस ताप को ही उस द्रव का क्या कहा जाता है, क्वथनांक कहा जाता है। परिभाषा समझ में आई। ऐसे ही अब हम देखेंगे हिमांक। हिमांक यानी जमना। तो हम क्या करते हैं, फ्रिज में पानी को जमने के लिए रख देते हैं तो कुछ समय पश्चात वह बर्फ में परिवर्तित हो जाती है। पानी को रख दिया यानी पानी किस कंडीशन में रहता है आपका, द्रव अवस्था में। जम जाता है माने किस अवस्था में पहुंच गया, ठोस अवस्था में। तो वहाँ पे भी कोई ना कोई टेम्परेचर ही काम करता है। टेम्परेचर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में चलता है, धनात्मक भी ऋणात्मक भी। 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुँच जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे हिमांक की डेफिनेशन, किसी द्रव का वह ताप जिस पर वह द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उस ताप को ही हम उस द्रव का क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमांक। ये तो देखिए आपने 2 परिभाषाएं। अब जो अपना जो टॉपिक मेन जो टॉपिक दिया गया, यहाँ पे हम सबसे पहले टॉपिक में देखते हैं क्वथनांक वाला पूरा पोर्शन।
क्वथनांक वाला विलयन में जितना भी हमें पढ़ना है, अब पूरे को कंप्लीट यहाँ पे आप करेंगे। तो क्वथनांक की परिभाषा आपने देख ली, किसी द्रव का वह ताप जिस पर वह वाष्प अवस्था में आ जाता है या वाष्प अवस्था में बदलने लगता है, उस द्रव का क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वथनांक। इस पर होता क्या है, या तो हम ये कह दें कि वाष्प अवस्था में आ जाता है, या फिर हम सरल शब्दों में यदि लिखना चाहें तो सीधा लिख सकते हैं कि वह द्रव कैसा होने लगे? उबलने लगे। जिस ताप पर कोई द्रव उबलने लगता है, उस द्रव का वह ताप क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। अब उबलने क्यों लगता है? इसका भी कारण होता है। इसका केवल एक ही कारण होता है कि इस ताप पर जो द्रव का वाष्प दाब होता है, वाष्प दाब समझ में आया? सबसे पहले ही बताया गया है, द्रव की सतह पर वाष्प के अणुओं के द्वारा आरोपित दाब को ही क्या कहा जाता है? वाष्प दाब कहा जाता है। तो क्वथनांक में होता क्या है, जो द्रव होता है उस द्रव का जो वाष्प दाब होता है, ये वाष्प दाब वायुमंडलीय जो वाष्प दाब होता है, वायुमंडलीय वाष्प दाब के कैसा हो जाता है? बराबर हो जाता है। वायुमंडलीय वाष्प दाब के कैसा हो जाता है? बराबर हो जाता है। इसी कारण वह द्रव उबलने लगता है। माने हम किसी भी द्रव का यदि वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर कह दें तो वो चीज़ उबलने लगेगी। यदि तुम्हारा भी वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर कर दिया जाए तो तुम भी उबलने लगोगे। क्वथनांक की डेफिनेशन हो जाएगी। ये तो हो गई अपनी डेफिनेशन। एक कारण अपन ने ये देख लिया कि हाँ वो चीज़ जैसे उबलती है तो उबलने का कारण क्या होता है। तो अपन ने देख लिया कि जो द्रव लेते हैं उसका जो वाष्प दाब होता है वो वायुमंडलीय वाष्प दाब के कैसा हो जाता है? बराबर हो जाता है। तो वो चीज़ उबलने लगती है। अब यहाँ पर हमें देखना है इसी से संबंधित वाष्प दाब में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। किसमें उन्नयन देखना है? क्वथनांक में उन्नयन। इसी शब्द को ही समझना पड़ता है। उन्नयन यानी क्या कहलाती है? किसी चीज में वृद्धि होना ही उन्नयन। उन्नयन उन्नति हो रही ना, वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे क्वथनांक में क्या देखना है? उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन कब होगा? क्वथनांक में उन्नयन जब होगा जब पानी उबल रहा हो, पानी उबल रहा हो और आप उसमें आवाष्पशील, आवाष्पशील समझ रहे, जो वाष्पित अवस्था में ना हो, तो उसमें क्या मिला दिया जाए? कोई आवाष्पशील द्रव मिला दिया जाए। जब किसी द्रव में, और द्रव कौन सा होना चाहिए? कि कोई विलयन हो या कोई विलायक हो। जब किसी विलयन या विलायक में कोई आवाष्पशील द्रव मिला दिया जाता है, घर की भाषा समझाएं, दाल बनती है, ठीक है, बना रहे, उसमें चमची को नहीं डालना पड़ता है। कब तक? जब तक अपन को लगे ना कि काम हो गया, माने दाल पक ना जाए। और यदि अपन उसमें चमची को डाल देते हैं तो दाल पकती नहीं है। यही कारण है, क्योंकि जो चमची डाली गई है वो आवाष्पशील अवस्था में होती है, गर्म तो रहती नहीं है, आवाष्पशील अवस्था में रहती है। तो उसका जो उबलने की जो दर होती है वो कम हो जाती है। कम हो जाती है माने अब हमें थोड़ी और देर तक गर्म करना पड़ेगा, ज़्यादा ताप देना पड़ेगा। वही तो कह रहे हैं कि वृद्धि हो गई, उबालने में वृद्धि हो गई। माने पहले वो कम ताप पे उबल रही थी, जैसे ही अपन ने चमची डाल दी अब वो और ज़्यादा गर्म करेंगे, माने ताप और देंगे तो ज़्यादा ताप देने पर वो उबलेगा। माने यही तो अपन समझ रहे हैं कि क्वथनांक में वृद्धि हो गया, वृद्धि हो गई। और क्वथनांक में वृद्धि को ही क्या कहते हैं? उन्नयन कहते हैं। तो डेफिनेशन देखेंगे आप, जब किसी विलयन या विलायक में कोई आवाष्पशील द्रव मिला दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है? आवाष्पशील द्रव को मिला दिया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है। माने जो अणु वाष्पित होकर के ऊपर को निकल रहे थे वो कैसे हो जाते हैं? कम। वाष्प दाब में क्या हो जाती है? कमी। और वाष्प दाब में कमी होती है लेकिन उसके क्वथनांक में क्या हो जाती है? वृद्धि। नॉर्मल सी बात है, वाष्प दाब में कमी होगी तो वो थोड़ी देर बाद फिर उबलेगा। जब देर बाद उबलेगा माने क्वथनांक में क्या हो गई? वृद्धि। इसी क्वथनांक में वृद्धि को ही क्वथनांक में क्या कहा जाता है? उन्नयन कहा जाता है। क्वथनांक में उन्नयन को यदि आप देखें तो संकेत के रूप में डेल्टा टी बी, बी यानी बॉइलिंग माने उबलना यानी क्वथनांक, तो इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा टीवी। हाँ हाँ, उबलता हुआ पानी डाल देते,
नहीं, वो डिपेंड होता है कि दोनों का वाष्पदाब समान है कि नहीं। आपका कहना है कि पानी उबल रहा है और उसमें हम आवाष्पशील की जगह वाष्पशील डालें, माने जितना पानी उबल रहा है, जिस स्पीड से जितने टेम्परेचर पे उबल रहा है, यदि उतने ही टेम्परेचर पे उबलता हुआ जल उसमें और मिला दें तो किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि दोनों की जो मात्रा है उबलने की, जो वाष्पदाब है, वो दोनों का ही समान है। इसी कारण तो उसके आगे एक शब्द लगा दिया जाता है अवाष्पशील, माने दोनों बराबर नहीं रहेंगे। जो बाहर से आप जल मिला रहे हैं वो बराबर नहीं होना चाहिए। यदि बराबर होते हैं तो क्वथनांक में वृद्धि नहीं होगी। हाँ, और यदि उससे और ज़्यादा डाल देंगे तो क्वथनांक में कमी हो जानी चाहिए। अरे यार, जब एक माने हमने 2 बर्तनों में पानी को गर्म किया, एक बर्तन में आपने पानी को गर्म किया, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबल रहा है, दूसरे में ही आप पानी को जब गर्म करेंगे तो वो भी तो भाई साहब 100 डिग्री सेल्सियस पे ही तो उबलेगा। क्यों? अपने जो पूर्वज हैं वैज्ञानिक महोदय पहले से ही बता गए हैं कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। हाँ, यदि हम दूसरा द्रव यूज करते, कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। यदि आप जल उबल रहा है उसमें दूसरा उबलता हुआ और जल और उबलता हुआ जल तो डालेंगे नहीं, क्योंकि वो तो उबलेगा तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही। अब जो यही कंडीशन होती है कि हाँ 100 पे उबलना स्टार्ट हो गया, अब आप उसको और ताप दें, और ज़्यादा ताप दें, और ज़्यादा ताप दें तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, फिर उसको डालें तो फिर क्वथनांक में तो कमी ऑटोमेटिक हो ही जाएगी। स्पष्ट ही है कि कमी हो ही जाएगी। तो ये अपन ने देखा कि इसका जो संकेत होता है क्वथनांक में उन्नयन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा टीवी बराबर होता है आपका T2 माइनस के क्या हो जाएगा? T1 हो जाएगा। T2 माइनस के क्या हो जाएगा? T1। यदि आप T2 को देखते हैं, T2 को देखते हैं तो ये किसके लिए उपयोग किया गया है? विलयन के लिए उपयोग किया गया है। किसके लिए उपयोग किया गया है? विलयन के लिए उपयोग किया गया है। और वहीं यदि बात की जाए T1 की तो ये किसके लिए उपयोग किया गया है? विलायक के लिए उपयोग किया गया। माने ये विलयन का ताप हो जाएगा और ये कैसा हो जाएगा? विलायक का ताप हो जाएगा। तो विलयन का ताप ज़्यादा माना जाएगा, और जो आप बाद में उसमें मिला रहे हैं, आपका शब्द पकड़ना यहाँ पे, जो बाद में अपन जो चीज़ मिला रहे हैं उसका ताप कैसा माना जाएगा? कम। तो ज़्यादा वाली संख्या में से कम वाली को घटाया जाता है। तो विलयन का टेम्परेचर T2 ज़्यादा होगा, और जो विलायक जो आप बाहर से जो आवाष्पित द्रव मिला रहे हैं उसका टेम्परेचर कम होगा, तभी क्वथनांक में उन्नयन होगा। और यदि ऐसा नहीं होता है तो क्वथनांक में उन्नयन की क्रिया हमें देखने के लिए नहीं मिलेगी। ये तो हो जाते हैं संकेत। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ देखने के लिए और मिलती है। चलो यहाँ पे आपने देखा, दोनों संकेत देख लिया, फॉर्मूला देख लिया, डेल्टा टीवी बराबर क्या होता है? T2 माइनस के T1। इसके पश्चात हमें एक डेफिनेशन देखनी होती है जिसे हम क्या कहते हैं? मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक क्या है? अब ये चीज़ सिद्ध करके नहीं बताई गई है। अपने पूर्वज माने वैज्ञानिक ये कह गए हैं कि प्रयोगों के आधार पर पाया गया। इनने प्रैक्टिकल किया और इनने पाया। तो प्रयोगों के आधार पर यह पाया गया कि, ध्यान से यहाँ पे शब्द कौन सा लगा है? मोलल, माने मोललता की बात चल रही है। और मोललता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। किससे कहते हैं? स्मॉल m से। तो मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक में आपको देखना है कि प्रयोगों के आधार पर यह पाया गया कि क्वथनांक में उन्नयन यानी डेल्टा टीवी, क्वथनांक में उन्नयन को तो डेल्टा टीवी से ही प्रदर्शित किया जाता है। क्वथनांक में उन्नयन विलय की मोललता के समानुपाती होता है। माने ये पहले से हमें बता के चले गए वैज्ञानिक। इनने कहा कि प्रयोग के आधार पर यह पाया गया कि जो क्वथनांक में जो उन्नयन होता है, माने क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, ये विलय की मोललता के कैसी होती है? समानुपाती होती है। अर्थात डेल्टा टीवी समानुपाती m। ये हो गया। अब जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो किसी ना किसी नियतांक का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर भी करना पड़ेगा।
तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा, के बी। जो बी लगाया गया है ये किसके रूप में है, बेस के रूप में, और इनटू में क्या रहेगा आपका एम, स्मॉल एम। जहां पे आप देखेंगे डेल्टा टीबी क्वथनांक में उन्नयन को प्रदर्शित कर रहा है, स्मॉल एम मोललता को, किसको प्रदर्शित कर रहा है, मोललता को, और केबी को ही हम क्या कहते हैं, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। शब्द आ गया स्थिरांक, तो नियतांक क्या स्थिरांक कहा जाता है। तो जहां पर केबी क्या हो जाएगा, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक हो जाएगा। अब यदि यहीं पर यदि हम डेफिनेशन देखें कि जो स्थिरांक है यानी केबी है, इसकी परिभाषा क्या है, तो इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे, डेफिनेशन बनाएंगे। यानी हमें केबी की परिभाषा निकालनी है। तो यहाँ पे यदि हम मान लें कि जो विलयन की जो मोललता है, विलयन की मोललता कितनी है, एक है। विलयन की मोललता कितनी हो जाती है, एक। तो इसमें हम एक रख देंगे। जब आप इसमें एक रख देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, डेल्टा टीबी बराबर केबी, यही कंडीशन रहेगी। एक का गुणा करेंगे तो केबी का केबी ही रहेगा। अब देखेंगे आप यहाँ पर परिभाषा, तो परिभाषा होती है एक मोल आवासीय, देखना एक मोल, समझ रहे, एम का मान एक लिया गया है तो उसको एक मोल कहा गया है। एक मोल आवासीय विलय को कितने में घोलने पर, 1000 ग्राम मोललता ग्राम में ली जाती है और मोललता लीटर में ली जाती है। अभी आप आगे पढ़ेंगे इनको तो इस चीज पे फोकस करें। मोलल शब्द आया माने मोललता की बात की गई, और मोललता की बात की गई तो वहां पे हमें 1000 ग्राम लेना पड़ेगा। दोनों परिभाषाओं में केवल एक ही शब्द का डिफरेंस होता है, एक में 1 लीटर और एक में 1000 ग्राम। 1 लीटर तो बोले मोललता, लीटर ला माने मोललता, और 1000 ग्राम माने मोललता। तो यहाँ पे हम केबी की डेफिनेशन देख रहे हैं। यहाँ पे हमने कहा यदि क्या किया जाए, 1 मोल आवासीय विलय को 1000 ग्राम विलायक में, विलय को तो विलायक में ही घोलेंगे, तो 1 मोल आवासीय विलय को किस में घोला जाए, 1000 ग्राम विलायक में घोला जाए। तो घोलने पर विलयन के क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, क्वथनांक में वृद्धि माने क्वथनांक में उन्नयन, विलयन के क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। बराबर ही तो है, बराबर है तो फिर जितनी वृद्धि होती है उसी को क्या कहा जाता है, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहा जाता है। ये हो गया। अब यहाँ पे आपको देखना है केबी का मान। ध्यान दें, यदि यहाँ पर केबी का मान हम जो बता रहे हैं वो हमें आना ही चाहिए। यदि क्वेश्चन में सवाल आता है और केबी का मान नहीं होता है तो जो आपको यहाँ पे मान बताया जाता है 0.52 kg प्रति मोल, के यानी केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, तो ये आपका केबी माने मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक का मान हो जाएगा। मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल होता है। यदि हमें सवाल में मान दिया गया ना हो तो यही रखना है, और यदि उसमें दिया गया हो जहाँ केबी बराबर, तो अब वो जितना केबी का मान दे दें फिर उतना रखेंगे। यदि उनने केबी का मान दिया है तो जितना देंगे उतना रख देंगे, और यदि नहीं दिया है तो फिर ये फिक्स है मान 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। अभी इसके थोड़ा और आगे चलेंगे। अब मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक और आणविक द्रव्यमान, इन दोनों में हमें क्या करना है, संबंध ज्ञात करना है। मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक माने केबी की बात कर रहे हैं, और मोललता यानी स्मॉल एम, आणविक द्रव्यमान, विलय का आणविक द्रव्यमान एम वी। तो यहाँ पे आप देखेंगे यदि भाषा स्टार्ट होती है, यदि डब्ल्यू बी क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा, बी यानी विलय, भूलने वाली वस्तु। यदि डब्ल्यू बी ग्राम विलय को, किसको, विलय को किस में घोल लिया जाए, डब्ल्यू ए ग्राम, ए यानी क्या हो गया, विलायक हो गया, डब्ल्यू ए ग्राम विलायक में क्या कर दिया जाए, घोल दिया जाए। ठीक है, घोल दिया जाए तो फिर विलयन की जो मोललता होगी, हमने क्या किया,
WB ग्राम ब्लैक को WA ग्राम ब्लैक में घोल दिया, तो घोलने पर विलयन की मोललता माने मोललता का सूत्र, और मोललता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल m से। तो स्मॉल m बराबर होता है WB बटे MB गुणे 1000 बटे WA। ये होता है अपना मोललता का फॉर्मूला, ये आपको आना चाहिए। इनने कहा है कि यदि क्या कर दिया जाए, WB ग्राम ब्लैक को WA ग्राम ब्लैक में घोल दिया जाए, तो जो विलयन बनेगा उस विलयन की मोललता कितनी होगी? स्मॉल m बराबर WB बटे MB गुणा 1000 बटे WA। इसको मान लिया अपन ने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके पश्चात अपन देखेंगे तो परिभाषा फिर से लगाएंगे मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक से। किसकी लगेगी डेफिनेशन यहाँ पर? मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक यानी डेल्टा TB बराबर क्या निकला था? KB इंटू स्मॉल m। समीकरण नंबर 2 दूर से दिखाई दे रहा है। समीकरण 2 में हमें स्मॉल m के मान की आवश्यकता है, और समीकरण 1 में स्मॉल m का मान दिया गया है। उठा के समीकरण 2 में रख दो इसको, स्मॉल m के मान को। चलो रख देते हैं। तो यहाँ से आपका क्या रहेगा? डेल्टा TB का डेल्टा TB बराबर में क्या रहेगा? KB। किसका मान रखना है? स्मॉल m, यानी मोललता का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या होता है? WB बटे MB बड़े क्या हो जाएगा? 1000 बटे में क्या हो जाएगा? WA। एक फॉर्मूला तो हो जाता है अपना ये फॉर्मूला अब कब लगाएंगे? जब डेल्टा TB का मान निकालेंगे। डेल्टा TB का मान निकालेंगे यानी क्या हो जाएगी आपकी? क्वथनांक में वृद्धि। यदि सवाल में पूछा जाता है क्वथनांक में वृद्धि ज्ञात कीजिए या क्वथनांक में वृद्धि कितनी होती है, तो फॉर्मूला इस कंडीशन में लगेगा। और यदि आणविक द्रव्यमान पूछा जाता है तो MB को ले जाते हैं डेल्टा TB की जगह, और डेल्टा TB पहुंच जाएगा MB की जगह। वेद के मान पाती हैं दोनों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका MB हो जाएगा बराबर में ये आपका KB का क्या रहेगा? KB, और इंटू में क्या रहेगा? WB, और गुणा में आपका 1000 का 1000 बटे में किसको लेके आएंगे? डेल्टा TB को, और इंटू में आपका हो जाएगा WA हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला इस प्रकार से तैयार हो जाएगा। समझ में आ गया? MB का मान MB बराबर KB इंटू WB इंटू 1000 बटे में डेल्टा TB गुणा क्या हो जाएगा? WA। ये हो गया आणविक द्रव्यमान का फॉर्मूला। कब? जब क्वथनांक में उन्नयन की बात चल रही हो। कितना ग्राम विलय मिलाया गया है, कितने ग्राम विलायक में मिलाया गया है, उसके क्वथनांक में कितनी वृद्धि होती है। जबकि KB का मान 0.52 kg प्रति मोल। ये क्वेश्चन में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हो तो भी रखना है, नहीं हो तो भी रखना है। ये टॉपिक था क्वथनांक वाला। अब इसी के बिल्कुल सेम हर एक स्टेप सेम रहेगा, केवल संकेत बदल देंगे। अगला जो अपना टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, इसमें हम किसको पढ़ेंगे? हेमांक को पढ़ेंगे। कौन सा टॉपिक हो जाएगा? हेमांक का हो जाएगा। तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे हेमांक की परिभाषा। सबसे पहले तो आपको देखना है हेमांक कहते किसे हैं, हेमांक है क्या। तो हेमांक में आपको बताया गया था कि हम किसी द्रव्य को क्या कर रहे थे? टेम्परेचर दे रहे थे। तो वो जो आपका द्रव्य था एक इसमें कन्वर्ट हो गया था, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो गया था। किसी द्रव्य का वह ताप जिस पर वह द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है क्या कहलाता है? हेमांक कहलाता है। वही होता है, कंडीशन वही होती है जो ठोस का जो वाष्प दाब होता है वो वायुमंडलीय वाष्प दाब के समान यानी बराबर हो जाता है। अब इसके साथ अब हमें क्या देखनी है? हेमांक में क्या देखनी है? कमी। अब हेमांक में कमी तो सीधा पूछा नहीं जाता है, पूछा क्या जाता है हमसे? हेमांक में अवनमन पूछा जाता है। अब हमें यही शब्द मालूम होना चाहिए कि हेमांक में अवनमन में क्या हो जाएगी? कमी। अवनमन यानी क्या हो जाएगी? कमी। ये कमी क्या है? परिभाषा वही है, जब किसी विलयन में या विलायक में, विलयन में मिला दो या फिर विलायक में मिला दो, जब किसी विलयन में, विलयन को लेकर चलो अपन, जब किसी विलयन में कोई आवासशील विलायक मिला दिया जाता है,
किसको मिला दिया जाता है? आवासीय विलायक। ठीक है, क्वथनांक में बात कर रहे थे, पहले उदाहरण देख लो थोड़ा सा, वहाँ चमची वाला उदाहरण चला था, दाल वाला, यहाँ दूसरा, यहाँ पे अब गर्मियों के दिनों में अपन कुल्फी जमा लो। आपने देखा होगा जो कुल्फी जमाई जाती है, जो उसमें वो द्रव यूज करते हैं, पानी यूज करते हैं, उस पानी में वो नमक की मात्रा मिला देते हैं। आपने देखा होगा यदि वो कुल्फी वाला यदि कहीं पे वो पानी निकालता है तो वो रोड पर अलग से दिखाई देता है, आपको नमक जैसा दिखाई देता है। मानो उसमें थोड़ी सी मात्रा में वो नमक मिला देता है। क्यों मिला देता है? ताकि वो पहले कितने पर जम रही थी? 0 डिग्री सेल्सियस पे। मान के चलो जल कितने पर जम रहा था? 0 पे। घर पे प्रैक्टिकल कर सकते हैं। पानी को सादा रखें और एक पात्र में उतना ही पानी रख दें, उस पात्र में आप थोड़ा सा नमक डाल दें और फिर उसको रख दें। सबसे पहले पानी जो जमेगा वो नमक वाला जमेगा। सबसे पहले माने कम मात्रा में आवश्यकता हुई ताप की, पहले जम गया, कम मात्रा में आवश्यकता हुई माने कमी हो गई, उसी को तो अवनमन कहेंगे। अब देखेंगे हिमांक में अवनमन की परिभाषा। जब किसी विलयन में कोई आवासशील विलय मिला दिया जाता है, नमक मिला रहे, नमक क्या है? आवासशील विलय है, उबलता नमक तो मिलाएंगे नहीं, काम हो जाएगा। जब किसी विलयन में क्या किया जाता है? कोई आवासशील विलय मिलाया जाता है तो उसके हिमांक में कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? हिमांक में कमी। इसी हिमांक में कमी को ही क्या कहते हैं? हिमांक में अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमांक में अवनमन। और हिमांक में अवनमन को यदि हम देखें तो डेल्टा टी एफ यानी फ्रीजिंग, फ्रीजिंग यानी जमना, जमना यानी हिमांक। तो इसको हम किससे प्रदर्शित कहते हैं? डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित किया जाता है। डेल्टा टी एफ से इसको क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। ध्यान से, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन दोनों फॉर्मूले उल्टे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे वृद्धि होती है और यहाँ पे क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो यहाँ पे हम इसको टी डिग्री एफ माइनस टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। टी डिग्री एफ माइनस टी एफ से क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। अब सबसे पहले यदि हम टी डिग्री एफ देखें तो टी डिग्री एफ किसके लिए उपयोग किया गया है? विलायक के लिए उपयोग किया गया है। किसके लिए किया गया है? विलायक के लिए उपयोग किया गया। और टी एफ किसके लिए किया गया है? विलयन के लिए किया गया। किसके लिए किया गया है? विलयन। तो इसमें विलायक कमी के कारण उल्टा हो गया ये। उसमें क्या था? पहले विलयन और फिर विलायक था। इसमें पहले विलायक और फिर विलयन। क्यों? क्योंकि उसमें वृद्धि हो रही थी, इसमें कमी हो रही है। कमी हो रही है तो विलायक का जो टेम्परेचर रहेगा वो ज़्यादा और जो विलयन रहेगा उसका टेम्परेचर कम। तो ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर दिया जाता है। तो हिमांक में अवनमन को डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित किया जाता है और डेल्टा टी एफ इक्वल आपका हो जाएगा टी डिग्री एफ नेगेटिव टी एफ, जिसमें आपने देखा टी डिग्री एफ को हम क्या कहते हैं? विलायक, यानी सॉल्वेंट के लिए ये यूज किया गया है और टी एफ यानी विलयन ये सॉल्यूशन के लिए यूज किया गया है। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। इसके बाद फिर से वही पुरानी बात, फिर से आप देखेंगे मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। देखना शब्द से ही परिभाषा बन जाएगी। मोलल हिमांक, हिमांक में क्या होता है भैया? अवनमन होता है। क्या होता है? अवनमन। और साथ में इसके आपको क्या लगा देना है? स्थिरांक लगा देना। क्या लगा देंगे? स्थिरांक। अब हमें डेफिनेशन देखनी है किसकी? मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक की। वही पुरानी बातें प्रयोगों के आधार पर पाया गया कि बता गए बोलो प्रयोगों के आधार पर पाया गया कि किसी विलयन के हिमांक में जो कमी होती है, हिमांक में कमी यानी डेल्टा टी एफ, हिमांक में जो कमी होती है वो किसके समानुपाती? विलय की मोललता। ज़्यादा एम हो गया भैया, ठीक है, समझना, स्मॉल एम बना एक बार, ज़्यादा हो गया। कैसे होती है? समानुपाती होती है। पुरानी बात है। अब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, डेल्टा टी एफ बराबर, वहाँ पे क्या लगाया था? के बी, यहाँ पे क्या लगाएंगे? के एफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? के एफ और इनटू में क्या हो जाएगा? एम। ये अपना
फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। ये बताने वाले अपन को पहले से बता गए, अपन ने यहाँ पर देख लिया कि हाँ भैया ऐसे ही होता है, हो गया। अब यहाँ पे अपन देखेंगे फिर से हमें किसकी परिभाषा देखनी है, के आपकी परिभाषा देखनी है। कब देखेंगे, कंडीशन वही लगेगी कब, जब यदि स्मॉल एम बराबर कितना रखेंगे 1, तो यहाँ से अपना आएगा डेल्टा टी एफ इक्वल यहाँ पे हो जाएगा आपका के एफ। अब बनाएंगे अपन परिभाषा, और परिभाषा भी वैसे ही चल रही। यहाँ पे अपन लिखेंगे अतः एक मोल आवासशील विलेय, एक मोल आवासशील विलेय को कितने ग्राम विलायक में, 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर उसके हिमांक में जो कमी होती है, उस हिमांक में कमी को ही मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। और मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक को के एफ से प्रदर्शित करते हैं। और भाई साहब इसका मान और देख लो, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक का मान 1.86 केजी प्रति मोल होता है। कितना होता है, 1.86 केजी प्रति मोल होता है। फिर से ध्यान दें पुराने डायलॉग, यदि क्वेश्चन में मान नहीं दिया जाता है तब तो आप इतना ही रखेंगे। हो सकता है क्वेश्चन में मान आपको 1.85 दे दिया जाए, तो फिर जितना क्वेश्चन में मान दिया जाएगा उतना रखेंगे। ये बात आप ध्यान रखेंगे, जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इसी चीज़ को सवाल में आपको देखना होता है। तो इसके पश्चात अब हमें किसकी परिभाषा देखनी है, अब हमें क्या निकालना है, आणविक द्रव्यमान निकालना है। क्या निकालना है, आणविक द्रव्यमान। फिर से हम क्या करेंगे, WB ग्राम विलेय को WA ग्राम विलायक में घोल लेंगे, घोल लिया तो विलयन जो तैयार होगा, घोलेंगे तो विलयन बनेगा। विलयन की जो मोललता होगी वो कितनी होगी, M बराबर WB बटे MB गुणे 1000 बटे WA। वही बचपन वाला फॉर्मूला लगा है, अभी भी लगा है। समीकरण नंबर 1 हो गया। इसके पश्चात यहाँ पे हम फिर से लगाएंगे मोलल हिमांक, और हिमांक में क्या होता है, अवनमन, और साथ में क्या है, स्थिरांक। मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक से क्या है फॉर्मूला, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू स्मॉल एम। समीकरण नंबर 2। वैसे 11 लिखे जाए, पागल बना दिया जाता है, कुछ नहीं। अब यहाँ पे आप देखें समीकरण 1 जो दिया गया है, समीकरण 1 में हमें किसका मान दिया गया है, m का, और समीकरण 2 में m के मान की आवश्यकता है। आवश्यकता है तो रख दें, चलो ठीक है, नहीं माने तो रखेंगे। डेल्टा टी एफ बराबर के एफ, स्मॉल m का मान क्या होता है, WB बटे MB 1000 बटे WA। एक तो फॉर्मूला तैयार यहीं पे हो गया। यदि क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है हिमांक में कितनी कमी होती है, या हिमांक में कितनी गिरावट होती है, हिमांक में कितना अवनमन होता है, तो अपन को यही लगाना है। और यदि उसका आणविक द्रव्यमान पूछा जाए तो MB को ले जाएंगे डेल्टा TF की जगह, और डेल्टा TF को ले जाएंगे MB की जगह। ले नहीं जाएंगे, लेके जाओ। MB बराबर क्या हो जाएगा, KF गुणा हो जाएगा WB गुणा क्या हो जाएगा 1000 बटे में क्या हो जाएगा डेल्टा TF, और इंटू में क्या हो जाएगा WA। समझ में आया। ये हो गया हिमांक वाला पोर्शन, माने पहले उबल गए और फिर जम गए, ठीक है। उबल भी गए और जम भी गए। अब देखने के भैया परासरण दाब और परासरण का है, तो उबल भी गए जम भी गए, आगे चले गए। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक नया टॉपिक, परासरण की क्रिया। पहले तो क्रिया देखनी पड़ेगी, फिर परासरण दाब को समझेंगे। तो जो बल्लेबाजी यानी बायोलॉजी वाले थे उनने कक्षा 11 में परासरण की क्रिया भी पढ़ी है और विसरण की भी क्रिया पढ़ी है। अभी सो पे अपन पढ़ ही रहे, तो भाई मैं तो भाई सोच रहे कि भैया इन्हें पढ़ रही, हम क्या कहते पढ़ा उठेंगे। परासरण की परिभाषा होती क्या है,
पराशरण में यदि अपन देखेंगे तो किसी विलयन में कितनी चीजें होती हैं? दो। एक तो क्या होता है? विलेय, और एक क्या होता है? विलायक। तो जब किसी विलयन को अर्ध पारगम झिल्ली, अब इसके लिए अपन को एक गंदा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा, गंदा सा डायग्राम। ये अपन ने क्या ले लिया? एक बीकर ले लिया। क्या ले लिया? बीकर। सस्ता है, ऐसा नहीं लग रहा बीकर। मैंगो बगल से निकाल के रखे, ओरिजिनल बीकर घाई लगे। बताएं भैया। दूर दूर तक नहीं देखा है। अब बहुत स्लो दिखा रहे, देख काम चलाओ। बीकर अपन ने ले लिया। जब किसी विलयन को अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा, माने इसके बीच में एक झिल्ली लग गई, इस झिल्ली को हम क्या कहते हैं? अर्ध पारगम झिल्ली कहते हैं। कौन सी झिल्ली? अर्ध पारगम झिल्ली। पहले पराशरण को देख लें, फिर देखते हैं कि झिल्ली है क्या। तो यहाँ पे हम देखेंगे जब किसी विलयन को क्या किया जाता है? अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा शुद्ध विलायक से पृथक रखा जाता है। भैया एक में एक साइड तो क्या रखा हुआ है? विलयन रखा हुआ है, और एक साइड क्या रखा हुआ है? शुद्ध विलायक, माने विलायक रखा हुआ है। समझ रहे? कहने का तात्पर्य ये है कि एक साइड तो विलयन तैयार है, माने उसमें विलायक भी और विलेय भी है, और दूसरी साइड क्या है? केवल शुद्ध विलायक है, किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं। लेकिन बीच में रोकने का काम, अवरोध का काम किसके द्वारा किया जा रहा है? अर्ध पारगम झिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पर फिर क्या होता है? विलायक के जो कण रहते हैं ये रुकने वाले नहीं, इनको रोका जा रहा है, ये रुकते नहीं हैं। तो डेफिनेशन यदि हम देखेंगे तो जब किसी विलयन को अर्ध पारगम झिल्ली के द्वारा शुद्ध विलायक से कैसा रखा जाता है? अलग रखा जाता है। तो विलायक के कण स्वतः, यानी अपने आप, ऑटोमेटिक स्वतः किसकी ओर गति करने लगते हैं? विलयन की ओर गति करने लगते हैं। और इस प्रकार विलायक के कणों का होने वाला स्वतः, यानी अपने आप जो स्वतः जो प्रवाह होता है, उस प्रवाह को ही हम क्या कहते हैं? पराशरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पराशरण। ये होती है आपकी डेफिनेशन पराशरण की। जब क्या किया जाता है? विलयन को अर्ध पारगम झिल्ली के द्वारा शुद्ध विलायक से अलग रखा जाता है। तो जो विलायक के कण होते हैं, विलायक के कण इस अर्ध पारगम झिल्ली में से होकर के जाने लगते हैं। विलायक के कणों का अर्ध पारगम झिल्ली में से होने वाला स्वतः प्रवाह ही क्या कहलाता है? पराशरण कहलाता है। और ये क्रिया जब तक चलती है तब तक कि दोनों ओर जो द्रव भरे हुए हैं, दोनों ओर के द्रवों की जो सांद्रता है वो एक समान नहीं हो जाती। ये जब तक क्रिया चलती रहती, जब तक चलेगी जब तक दोनों ओर के द्रवों की सांद्रता एक समान ना हो जाए। और जैसे ही दोनों ओर के विलयनों की सांद्रता एक समान होती है, वैसे ही पराशरण की क्रिया रुक जाती। परिभाषा समझ में आई? ये तो अपन ने ठीक है परिभाषा देख ली। अब इसके पश्चात पराशरण के हम क्या देखेंगे? उदाहरण तो सबको मालूम है। चना, मटर, इनको जब पानी में डाल दिया जाता है तो जैसा आदमी दुबला पतला होता है, दवाई खा पी के हो जाता है मस्त, ऐसे ये पानी का अवशोषण करके मस्त हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि जब चना मटर को पानी में डाला जाता है तो ये फूल जाते हैं। माने वहाँ पे क्रिया कौन सी हो रही है? पराशरण की। पराशरण की क्रिया दो प्रकार की होती है, एक अंतः पराशरण, एक बाह्य पराशरण। अंतः माने अंदर की ओर, अंदर की ओर क्या आएगा? पानी, माने विलायक। बाह्य पराशरण माने बाहर की ओर, माने बाहर जाएगा। तो दो कंडीशनें यहाँ पे बनती हैं। अंतः पराशरण का उदाहरण आपका हो जाएगा जब हम क्या करते हैं, चना, मटर या फिर किशमिश को जल में डाला जाता है तो वह कुछ समय पश्चात फूल जाते हैं।
क्यों? क्योंकि जो चने के जो बाहर का जो आवरण होता है, चने के तो दो भाग होते हैं, बायोलॉजी के अकॉर्डिंग द्विबीजपत्री के अंतर्गत आता है। चना हुआ, मूंगफली हुई, मटर हुई, जिसमें अपन बीज से फोड़ो और दो भाग निकले हैं, माने द्विबीजपत्री, और दो ना निकलें तो एक बीजपत्री। गेहूँ में वो बीच में दरार रहती है, लेकिन भाग एक ही है, वो एक ही बीजपत्री होता है। तो यहाँ पे यदि अपन देखें तो जो चने के ऊपर का या फिर किस्मत यानी दाख के ऊपर का जो आवरण होता है, वो किसके रूप में काम करता है? वो काम करता है अर्धपारगम झिल्ली के रूप में काम करता है। किसके रूप में काम करता है? अर्धपारगम झिल्ली। अब चूंकि चने के अंदर सांद्रता ज़्यादा है, किशमिश को समझ लो, किशमिश के अंदर सांद्रता कैसी है? ज़्यादा है, और उसको अपन ने कहाँ पर डाल दिया? जल में। जल की सांद्रता कैसी है? कम। तो जो जल के जो कण हैं वो उसकी जो बाहरी जो झिल्ली होती है, जो किसके रूप में कार्य करती है? अर्धपारगम झिल्ली के रूप में काम करती है। उससे होते हुए कहाँ पर चली जाती है? अंदर, और किशमिश फूल जाती है। माने एक तो क्रिया हुई अंतःपराशण की क्रिया, वो क्रिया हो कैसे रही है इस पे भी फोकस करो। कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। दाख और पानी में तो कंपैरिजन कर पा रहे होंगे। दाख के अंदर जो द्रव होता है, जो शर्करा होती है, उसकी सांद्रता ज़्यादा होती है, और जो पानी यानी जो द्रव जिसमें अपन डाल रहे हैं जल में, उसकी सांद्रता कम होती है। तो जल दाख के अंदर गया है, माने कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर क्रिया हुई। अब ठीक है, फूल गया। इसके पश्चात यदि हम क्या करें, छिले हुए अंडे को नमक या शक्कर के घोल में रख दें। नमक या शक्कर का घोल होना चाहिए सांद्र। जब छिले हुए अंडे को नमक या शक्कर के सांद्र विलयन में या घोल में रख दिया जाता है तो जो अंडा होता है वो पिचक जाता है, सिकुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि जो अंडे के अंदर, एक तो अंडे के चारों ओर जो झिल्ली लगी होती है, अंडे को छीलने के बाद जैसे प्याज के ऊपर जो झिल्ली निकलती है, ऐसे ही वो वहाँ पर निकलती है। वो अपनी झिल्ली किसके रूप में काम करती है? अर्धपारगम झिल्ली के रूप में काम करती है। और जब अपन उसको रखते हैं तो अंडे के अंदर जो द्रव होता है, जिसको हम साइंस में योग कहते हैं, उसकी सांद्रता कैसी होती है? कम। योग कहा जाता है। पीले रंग का जो द्रव होता है उसको क्या कहा जाता है? योग। वो योग जो होता है वो निकल के बाहर आने लगता है, माने नमक या शक्कर के सांद्र विलयन की ओर जाता है। तो वो कुछ समय पश्चात जो अंडा होता है वो सिकुड़ जाता है, माने बाहर पराशण की क्रिया हुई, बाहर निकल गया। अंदर की सांद्रता ज़्यादा कि कम? कम, क्योंकि क्रिया कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर हो रही थी। तो क्रिया कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होती है। अंदर का जो द्रव होता है वो उसके माध्यम से, झिल्ली के माध्यम से बाहर निकल जाता है, और कुछ समय पश्चात जो अंडा होता है वो सिकुड़ जाता है। ये क्रिया कौन सी हो गई? बाह्यपराशण। देखिए, अंतःपराशण बाह्यपराशण अपने सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन उदाहरण तो बताए गए हैं। उदाहरण के अनुसार तो परिभाषा बन गई। अंतःपराशण माने अंदर की ओर आएगा, और बाह्यपराशण माने द्रव बाहर हो जाएगा। नाम से स्पष्ट हो रहा है। और आगे की ओर चलते हैं। ये तो अपन ने देखा यहाँ पर कि पराशण की क्रिया क्या थी। अब जो पराशण की जो क्रिया होती है, भैया हेलो, पराशण की जो क्रिया होती है, इसकी तुलना हमें किसके साथ करनी है? मिश्रण की क्रिया के साथ करनी है। किसके साथ करनी है? मिश्रण की क्रिया के साथ। तो सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी पराशण के बारे में जो अपन ने ग्रहण किया, इसको बिंदु के रूप में लिख लेते हैं यहाँ पे, ताकि अंतर आसानी से बनाया जा सके। पराशण की जो क्रिया होती है, इसमें आपने देखा हम किसको लेके चल रहे थे? विलयनों को लेके चल रहे थे। तो जो पराशण की क्रिया होती है, ये एक प्रकार से किसका गुणधर्म होता है? विलयनों का गुणधर्म होता है। किसका होता है? विलयनों का गुणधर्म होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पराशण की क्रिया यह एक विलयनों का गुणधर्म होता है, जिसमें हमें किसकी आवश्यकता होती है? अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है। बीच में लगी थी ना अभी, अरे छिले हुए अंडे के चारों ओर झिल्ली लगी थी। नहीं देखा हो तो दाग तो सबने देखी होगी। किसमिस लड्डू तो सबके यहाँ बनते हैं, अब की बार बने तो देख लेना। उसके बाहर का जो आवरण होता है वही क्या होता है? आपका अर्धपारगम झिल्ली का होता है। माने
परासरण की क्रिया विलयनों का गुणधर्म है। फिर हमने देखा कि इसमें हमें किसकी आवश्यकता हो रही थी, अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता हो रही थी। अब इस क्रिया में केवल शुद्ध विलायक गति कर रहा था, माने इस क्रिया में केवल जो विलायक के जो कण होते हैं या विलायक के जो अणु होते हैं वही क्या कर पाते हैं, गमन कर पाते हैं, यानी क्रिया कर पाते हैं। इसके पश्चात यदि हम देखें तो जो परासरण की क्रिया होती है, परासरण की क्रिया कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर चलती है या संपन्न होती है। परासरण की क्रिया कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर संपन्न होती है। इसके अतिरिक्त भी यदि देखा जाए तो ये क्रिया पहले कैसी होती है, तीव्र गति से, तो बाद में थक जाती है, तो कैसी होती है, मंद गति से। माने परासरण की क्रिया प्रारंभ में कैसी होती है, तीव्र गति से, बाद में कैसी होती है, मंद गति से। क्यों? पहले सांद्रता में ज़्यादा अंतर रहेगा तो क्रिया तीव्र गति से होगी, फिर जैसे क्रिया होती जाएगी तो सांद्रता में अंतर भी कम होता जाएगा, तो जो उसकी स्पीड रहेगी वो भी कम होती जाएगी। कह रहे थक जाओ, थकत नहीं है हवा, वो है उसका। और परासरण की क्रिया के फलस्वरूप जो दाब उत्पन्न होता है उस दाब को किस नाम से जाना जाता है, परासरण दाब के नाम से जाना जाता है। ये तो बिल्कुल इजी बिंदु हो जाएगा, आपका नाम से स्पष्ट है। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जिस दाब की आवश्यकता होती है वही दाब आपका परासरण दाब होता है। आगे अपना टॉपिक यही है, बगलवा मोहल्ला में आ जाओ, प्रश्न है, प्रश्न इंतजार कर रहा है। परासरण बोले कि हम केवल विलयनों के गुणधर्म हैं, तो विसरण हो गए नाराज। ये बोले कि हम गैसों के अंतर्गत भी आते हैं और द्रवों के अंतर्गत भी आते हैं। कहने का मतलब है कि जो विसरण होता है ये गैसों एवं द्रवों, जब तो विलयन के अंतर्गत आ जाएंगे, गैसों एवं द्रवों दोनों का ही क्या हो जाएगा, गुणधर्म हो जाएगा। अब इसमें तो अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती थी, लेकिन विसरण बोले हमें अर्धपारगम झिल्ली की भी आवश्यकता नहीं, इसमें अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। परासरण बोले कि हम में से, माने इसमें केवल विलायक के अणु ही गति कर सकते हैं। जे बोले हम में विलायक के अणु भी निकल सकते हैं और विलायक के साथ साथ विलेय के भी निकल सकते हैं। माने इसमें विलायक और विलेय दोनों के ही जो कण होते हैं या जो अणु होते हैं दोनों ही कैसे होते हैं, गतिशील होते हैं। ये कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर हो रही थी, और जो विसरण की क्रिया होती है ये कैसी होती है आपकी, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर संपन्न होती है। अगला बिंदु मजेदार, जो परासरण की जो क्रिया थी ये प्रारंभ में तीव्र गति से और बाद में मंद गति से हो रही थी। इन्हें इससे कुछ मतलब नहीं है, ये अपनी समान गति से चल रहे हैं। कछुआ वाली इसके खरगोश भाई ने दौड़ के कदम सोने नहीं आए। और विसरण की क्रिया के फलस्वरूप जो दाब उत्पन्न होगा उस दाब को आप विसरण दाब कह सकते हैं। चूँकि विसरण दाब का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है सिलेबस में, ना ही टॉपिक में, लेकिन फिर भी हम ऐसा कह सकते हैं कि इस क्रिया के फलस्वरूप यानी विसरण की क्रिया के फलस्वरूप यदि दाब उत्पन्न होगा तो उस दाब को हम क्या कह सकते हैं, विसरण दाब कह सकते हैं। ये अपना कंपैरिजन हो गया परासरण और विसरण में। बीच में एक नया शब्द मिला, अर्धपारगम झिल्ली, इसी को निपटा देते हैं। ये अर्धपारगम झिल्ली क्या है? अर्धपारगम झिल्ली, अब हमें यहाँ पर देखना है इसकी डेफिनेशन। अर्धपारगम झिल्ली क्या है? अर्धपारगम झिल्ली की यदि आप परिभाषा देखेंगे तो ऐसी झिल्ली जिसमें से होकर के केवल परासरण में चले जाओ, किसके अणु गति कर रहे थे, विलायक के, तो तय तो लगी थी, विसरण में तो लगी नहीं, होते तो ही निकल रही। तो यहाँ पे हम देखेंगे अर्धपारगम झिल्ली माने वह झिल्ली जिसमें से केवल किसके अणु गति कर पाते हैं, विलायक के अणु गति कर पाते हैं। किसके अणु गति कर पाते हैं, विलायक के अणु गति कर पाते हैं। इस प्रकार की झिल्ली को या ऐसी झिल्ली को हम क्या कहते हैं, अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। माने वह झिल्ली जिसमें से होकर के केवल विलायक के अणु ही गतिशील होते हैं या उसमें से होकर के निकल पाते हैं, गमन कर पाते हैं। तो इस प्रकार की झिल्ली को हम क्या कहते हैं, अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धपारगम झिल्ली।
आगे जैसे ही वृद्धि हुई तो देखा गया कि जो आयतपारगम झिल्लियाँ होती हैं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। भैया बोर्ड पे देखो पीछे, ये एक तो हो जाएगी आपकी प्राकृतिक आयतपारगम झिल्ली और दूसरी कौन सी हो जाएगी? कृत्रिम आयतपारगम झिल्ली। ये 2 शब्द जहाँ भी मिले, यदि प्राकृतिक हो तो समझ जाए कि मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं, और यदि कृत्रिम हो तो समझ जाए वहाँ प्रकृति का भी कोई हस्तक्षेप नहीं। ये एक दूसरे के अलग अलग हैं। प्राकृतिक आयतपारगम झिल्ली की परिभाषा बनेगी प्रकृति से प्राप्त। प्राकृतिक यानी जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो रही है। प्रकृति से प्राप्त आयतपारगम झिल्ली को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक आयतपारगम झिल्ली कहा जाता है। और प्रयोगशाला में मानव के द्वारा निर्मित, कृत्रिम लग जाए, मानव प्रयोगशाला में वैज्ञानिक के द्वारा बनाई गई। तो प्रयोगशाला में मानव के द्वारा निर्मित आयतपारगम झिल्ली को क्या कहा जाता है? कृत्रिम आयतपारगम झिल्ली कहा जाता है। परिभाषा थोड़ी पूछी जाती, पूछे तो जाते हैं इनके उदाहरण। प्राकृतिक आयतपारगम झिल्ली यानी चर्मपत्र। चर्मपत्र, चर्म माने स्किन, त्वचा, पत्र समझ जाए, झिल्ली नुमा समझ। तो एक आपका क्या हो जाएगा? जो चर्मपत्र होता है, चर्मपत्र को ही दूसरे नाम से भी जाना जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? पार्चमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्चमेंट कहा जाता है। तो प्राकृतिक आयतपारगम झिल्ली चर्मपत्र या पार्चमेंट या सेलोफेन। जो फेन ना तो दोस्ती हुआ है और ना घर में चलवे हुआ है, तो जो सेलोफेन है प्राकृतिक आयतपारगम झिल्ली। फेन की जगह सेलोपेन ना कह दिए, लिखने में बना दो। ये आपके प्राकृतिक उदाहरण हो गए। किसमिस में जो झिल्ली पाई बात वो इसी के अंतर्गत आएगी, प्राकृतिक के अंतर्गत आएगी। तो चर्मपत्र या पार्चमेंट या फिर सेलोफेन माने जो किस्मत, जो आप यूज कर रहे हैं, किस्मस के ऊपर की जो झिल्ली होगी वो आपकी प्राकृतिक के अंतर्गत आ जाएगी। अब देखेंगे कृत्रिम। मानव शांत थोड़ी बैठने वाला है, इसको आ गया गुस्सा, इसको गुस्सा आ गया तो इसने भी कृत्रिम आयतपारगम झिल्ली बना डाली जिसका नाम हो जाएगा कॉपर फेरोसाइनाइड। ऑब्जेक्ट में ज्यादातर पूछा जाता है ये ऑब्जेक्ट, कॉपर फेरोसाइनाइड। देखें कॉपर तो स्पष्ट दूर दूर से दिखाई दे रहा है। फेरो यानी फेरम यानी आयरन की बात चल रही है। आयरन यानी फेरम, ठीक है। फेरम कहते हैं, FE से स्टार्ट होती है मीनिंग, तो उसको फेरम यानी फेरो यानी आयरन की बात चल रही है। साइनाइड तो सबको ही मालूम, CN। मुंह में रखते ही व्यक्ति निपट जाता है, वो ये नहीं बता पाता है कि इसका टेस्ट कैसा है, इतना खतरनाक जहर है। कभी मिले तो अपन भी प्रैक्टिकल करके देखेंगे। फॉर्मूला कॉपर फेरोसाइनाइड, इसका जो फॉर्मूला होता है ये CU2FeCN का होल 6। ये CN लिखा है, ठीक है, CN का होल 6, CU2FeCN का होल 6। ये जो फॉर्मूला है ये कॉपर फेरोसाइनाइड का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? कॉपर फेरोसाइनाइड का हो जाएगा। इसके पश्चात यदि अपन कारण देखें तो पहले ही अपन ने देख लिया है, झिल्ली के बारे में अपन ने उदाहरण देखे थे परासरण से संबंधित। क्या कारण है कि किसमिस को जल में डालने पर वह फूल जाती है? कौन सी क्रिया होती है? अंतः परासरण। क्या कारण है कि छिले हुए अंडे को नमक या शर्करा के सांद्र विलयन में डालने पर वह बिचक जाता है? क्या कारण है? वाय परासरण। ये तो हो गया अपना परासरण से संबंधित।